हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अररिया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग NCERT क्लासिक ज्योग्राफी में अध्याय 8 के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय 8 में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन फैक्टों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको भी पढ़ते चलेंगे। जैसे इसमें पहला है मौसम। अब मौसम क्या होता है, किसे कहते हैं, या मौसम को कैसे समझें, तो इन सारे सवालों के जवाब इतने से ही लाइन में है। तो चलिए अब मौसम क्या है देखते हैं। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। अब परिवर्तन का क्या मतलब है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन। अब ये किस परिवर्तन का बात कह रहा है? या तो तापमान में परिवर्तन हो, या तो वर्षा में परिवर्तन हो, या सूर्य के विकिरण में परिवर्तन हो। उदाहरण के तौर पे भी दिया है कि मौसम कभी गर्म होता है या ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाता है और कभी कभी वर्षा होती है। ये हो गया मौसम। अब दूसरा है इसमें क्या, उसे समझते हैं। अब मौसम क्या है, और मौसम के अनुसार हम लोग जो चीज़ करते हैं उसे हम लोग जैसे क्या करते हैं, मौसम के अनुरूप हम लोग जैसे रहन सहन रहता है उनके बारे में ये सारा टॉपिक दिया हुआ है। जैसे कि बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी कपड़े की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ऊनी कपड़ा हम लोग सर्दी में पहनते हैं। और खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं, क्योंकि मौसम गर्म है तो ठंडे पदार्थ। अगर हम मौसम हमारा ठंडा रहे तो गर्म पदार्थ खाने में पसंद करेंगे। अब ये दिया है कि भारत में जैसे होते हैं सामान्यतः मौसम, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स दे रखा है। तो NCERT का फैक्ट्स है, तो इसके बाद एक रीडिंग तो बनती है। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा का मौसम रहता है, जिसे हम लोग सर्दी कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म का मौसम रहता है। फिर जून से सितंबर तथा दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के कारण वर्षा होता है। फिर अक्टूबर और नवंबर मानसून लौटने का समय होता है, जिसको शरद कहते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद। जून से सितंबर तक कौन सा मानसून रहता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून कब लौटता है? अक्टूबर में। फिर उसके बाद से मोटा मोटा डेफिनेशन दिया, जैसे शीत ऋतु का डेफिनेशन दिया है कि ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में तापमान कम हो जाता है। फिर उसके बाद से ग्रीष्म ऋतु का दिया है। ग्रीष्म ऋतु में दिया है गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा है इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये है दक्षिण पश्चिम मानसून और वर्षा। तभी से हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ये आओ खेले, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस ऐसे याद रखना है कि जैसे कि वर्षा को अलग अलग भाषा में क्या क्या बोला गया, ये NCERT में बताया गया है। जैसे वर्षा जो है, हिंदी में वर्षा कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं, मराठी में पाउस कहते हैं, और बंगाली में वर्षा कहते हैं। मतलब कि अलग अलग भाषाओं में वर्षा को अलग अलग तरह से पुकारते हैं। वह दक्षिण पश्चिम मानसून, अब इसे पढ़ लेते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। और आगे जैसे भी हम लोग अपने हायर क्लास के NCERT पढ़ेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में हमें बहुत चीज़ बताया भी जाएगा। तो यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन मतलब हवा, पवन का मतलब क्या हो गया? गतिशील हवा। गतिशील हवा को क्या कहते हैं? पवन। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, चैप्टर 7 में। पवन क्या है? गतिशील हवा है। तो पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब की खाड़ी से अस्तल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। फिर मानसून के लौटने के समय या शरद ऋतु, यह हो गया। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भाग, विशेषकर यह फैक्ट याद रख लेंगे, तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इसी मौसम में वर्षा होती है।
तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इसी मौसम में वर्षा होती है। यानी कि कौन से मौसम में? मानसून के लौटने के मौसम या शरद ऋतु में तमिलनाडु के तट पर। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में नापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु। अब यहाँ से हमें फैक्ट नहीं, डिफिनीशन याद रखना है। जलवायु का क्या डिफिनीशन होता है वो याद रखना है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु। जैसे भारत की जलवायु मोटे तौर पर क्या है? मानसूनी जलवायु। तो भारत की जलवायु क्या है? तो मानसूनी जलवायु। और मानसून शब्द अरबी भाषा के किससे लिया गया है? मौसम से लिया गया है। तो ये दोनों फैक्ट हो गए हमारे। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु, और मानसून शब्द कहाँ से, कौन से भाषा से लिया गया? अरबी भाषा के मौसम से। अब यहाँ देखिए, ये समझने वाले फैक्ट्स है जो आंसर राइटिंग करते समय हम लिखते हैं। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अब भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, और अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अब इधर देख लेते हैं कि इधर कौन सा फैक्ट्स दिया है। इधर बस एक नॉर्मल कॉमन सेंस का क्वेश्चन दिया, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं, मतलब टिक का चिन्ह लगाना है। तो आप लोग इसे खुद भी कर सकते हैं कि फसल, अगर वर्षा नहीं होगा तो ऑब्वियसली फसल जो है प्रभावित होगी। कुएं का पानी भाई वर्षा नहीं होगा तो नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम है तो भाई वर्षा नहीं होगा। तो आप सोचिए और आप इसका बताइए क्या होगा फिर। मतलब इस तरह के जो एक बार ये जो सोचने वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया, आप उसको सोचें। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा नेक्स्ट पेज। किसी स्थान की जलवायु, अभी तो हम लोगों ने जलवायु को जाना क्या है कि अनेक वर्षों का एक है, कुछ वर्षों का जो है मौसम, औसत मौसमों का जो औसत डाटा लिया जाता है उसे ही जलवायु कहते हैं। और ये जलवायु किस पे डिपेंड करती है? स्थिति पे, ऊंचाई पे, समुद्र से दूरी पे और ऊंचावच। क्वेश्चन यहाँ से बना भी देता है, जलवायु निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और ऊंचावच पर। और ये देखो जलवायु की विभिन्नता के बारे में बताया गया है। भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। उसी का एग्जाम्पल दिया है कि राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म है। उसी तरह जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र मुंबई और कोलकाता की जलवायु क्या है? मध्यम है। विश्व में, यह फैक्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती। अब आगे देखते हैं। अब आगे है इसमें टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में क्या दिया है? हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। छोड़ दो इसको। प्राकृतिक वनस्पति का यहाँ से डेफिनेशन याद रखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य के सहायता से उपजते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति में घास, झाड़ी और पौधे तीनों आते हैं और इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं रहता है, तो वही प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इससे पता चल गया कि जो वनस्पतियां जो होती है जलवायु पे डिपेंड करती है। अब जलवायु पे डिपेंड करती है, तब ये देखेंगे भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नंबर दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, नंबर 1 उष्णकटिबंधीय
सदाबहार वन। नंबर दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरा कटीली झाड़ियाँ पर्वतीय वनस्पति मैंग्रोव वन। भारत में वनस्पतियों को 5 प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। अब ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में जानते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ कहाँ तक होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनके लिए जो अनुकूल जलवायु दशाएं है वो क्या है, और जो इन वनों में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। अब भारत में हमें वो जगह देखना पड़ेगा कि कहाँ पे उच्च वर्षा होती है, यानी कि वर्षा ज़्यादा होती है, तब हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें मिलेंगे क्या, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और ये बहुत घने होते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज ये रहा। मतलब कि ये इतने घने होते हैं कि सूर्य के प्रकाश जो है जमीन पर भी नहीं पहुंच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियां पाई जाती, ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। सदाबहार वन मतलब वर्षा जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। एक विशेषता क्या है कि ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है जमीन तक नहीं जा पाता और ये पूरे वर्ष हरे भरे दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे सदाबहार वन कहा जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नंबर 1। अब ऐसे भी आप जब भी मैप पे जाके देखोगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखोगे तो वहाँ पर हरा भरा ही दिखाई देता है। फिर उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ भागों में, फिर पश्चिमी घाट के सक्री पट्टी में पाए जाते हैं और इसके महत्वपूर्ण वृक्ष महोगनी, एबोनी और रूजवुड। तो ये पूछ देगा कि महोगनी, एबोनी और रूजवुड निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। फिर पूछ देगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर नंबर 2 है, इसमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में यही पाए जाते हैं। इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है क्योंकि ये निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसीलिए पतझड़ वन होते हैं। इस वनों में पाए जाने वाले पेड़ में है साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो यहाँ से यही पूछ सकता है कि यहाँ पे साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पतझड़ वन में पाए जाते हैं। और इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भाग। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कटीली झाड़ियाँ दे रखा है, शुष्क भागों में पाया जाता है। तो हमारे भारत में शुष्क भाग कौन सा है, राजस्थान, और इसके ये प्रमुख उदाहरण है कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर। कहाँ पाए जाते हैं, शुष्क राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और गुजरात में पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में भी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये याद रखना। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में भी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर किस प्रकार की झाड़ियाँ का उदाहरण है, कटीली झाड़ियाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। अब इसके बाद है पर्वतीय वनस्पति।
पर्वतीय वनस्पति में देख लेते हैं क्या है इसकी खूबियाँ। पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया है, इसे घनत्व में भी कमी आती है और तापमान में भी कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों के आकार शंक्वाकार होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बन जाएगा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन से आकार के होते हैं, तो शंक्वाकार। और ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं और इसमें महत्वपूर्ण वृक्ष है चीड़, पाइन और देवदार। चीड़, पाइन और देवदार किस प्रकार के वन के उदाहरण है? पर्वतीय वन। किस प्रकार के वन के उदाहरण है? तो ये हैं आपके पर्वतीय वन के उदाहरण है। अब है नीचे मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के बारे में जानते हैं क्या है? खारे पानी में भी रह सकते हैं। मैंग्रोव वन खारे पानी में भी रह सकते हैं और ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसमें क्या लिखा है देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रजाति है या वृक्ष है सुंदरी। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी प्रजाति के जो पेड़ पाए जाते हैं और जो एक मैंग्रोव वन का उदाहरण है। मैंग्रोव वन के कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो अंडमान निकोबार और ये पश्चिम बंगाल में। और ये खारे पानी में रह सकते हैं। इस तरह के फैक्ट्स याद रखे जाते हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? हम लोग जब ऐसे राइटिंग करते हैं, वन हमारा टॉपिक होता है या वन से संबंधित जो हमारे टॉपिक होते हैं या वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह के टॉपिक के अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि आखिर एनसीईआरटी में क्या लिखा है और हमें कैसे समझना है। तो वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। विभिन्न कार्य करते हैं। विभिन्न कार्य में क्या क्या देते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन फिर उसके बाद से ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जो हमारे लिए हार्मफुल होती है उसको ये लेते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक है उसको ये देते हैं। पेड़ पौधे जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे मिट्टी अपरदन रुक जाता है। फिर उसके बाद से हमें वन से लकड़ी भी मिलता है, चारा भी मिलता है, ईंधन भी मिलता है, जड़ी बूटियाँ भी मिलती है, लाख, शहद, गोंद इत्यादि मिलता है। और वन्य जो है प्राकृतिक जीवों का निवास भी है। इस कारण ये सब जो है हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन इसके अनुसार देखिए यहाँ पे क्या दिया है। इसके बाद दिया है कि अगर हम लोग जब ये हमारे लिए इतने उपयोगी हैं फिर भी हम इसकी अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं तो एक समय आएगा कि वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें पौधे लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। पेड़ों की रक्षा भी करना चाहिए और हम पेड़ों की रक्षा भी करना चाहिए। और जो लोग वन कटाई करते हैं तो उनके जो है उनके अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम का भी आयोजन करना चाहिए, जिससे पृथ्वी को हरा भरा रखा जा सके। अब चलते हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में वन्य प्राणी के बारे में दिया है। वन्य प्राणी वन में विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं, जिनको वन्य जीव कहते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों का निवास स्थान है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर फैक्ट बेस वाले क्वेश्चन पढ़ना है तो जैसे कि कुछ जो हमारे वन हैं वहाँ पर कुछ जो वन्य जीव हैं वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उन पर सूट करता है, तो उनको याद रखना जरूरी है। जैसे गुजरात के किन वन एशियाई शेरों का निवास स्थान है। ये तो फैक्ट है कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। फिर भी देख लेते हैं आगे इसमें क्या कुछ ऐसे मिल जाए। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, से मिल गया। एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी हमें देखना है तो केरल कर्नाटक में मिलते हैं। ऊँट हमें देखना हो तो रेगिस्तान में मिलता है। जंगली गद्दा देखना हो तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास वन्य जीव पाए जाते हैं। भारत में सांपों की भी प्रजातियां बहुत सारी पाई जाती है। कोबरा और कैरत उनमें से प्रमुख हैं। फिर ये बस एक बार आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा, और बाकी सब इसमें कुछ है नहीं। इसमें टाइगर के बारे में दिया गया है कि टाइगर की जो है प्रजाति अचानक से कम होने लगी, इस लोग ये टाइगर्स मरने लगे, टाइगर का शिकार करने लगे, तो फिर टाइगर को बचाने के लिए क्या क्या किया गया। और इसके टाइगर से नहीं, जो भी जंतु की, जो भी वन्य जीव की संख्या कम होने लगी, उस पर सरकार ने ध्यान दिया और उनके जो है उन्हें संरक्षित करने के लिए कुछ परियोजना भी चलाई, जैसे हाथी और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना लेकर आए। उसी तरह से जो भी हमारे पास टाइगर रिजर्व हैं उनको आप लोग गूगल से याद कर लीजिएगा, नहीं तो आगे वाले चैप्टर में दिया होगा, हायर क्लासेस में तो ये कवर हो जाएगा। उसी तरह हाथी से संबंधित जो भी परियोजना है उसे याद कर लीजिए। तो इससे हमारे जो है फैक्ट्स जो है तैयार होते जाते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसके साथ यही है, ये टॉपिक समाप्त हुआ। तो जो हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था कक्षा 6 का, तो उसमें टोटल 8 ही चैप्टर थे और ये 8वीं चैप्टर कंप्लीट हो गए। और आप सभी लोगों को हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि जो अररिया क्लासेज है प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।